नमस्कार। आज हम CSIR नेट जीव विज्ञान की तैयारी से जुड़ी एक बहुत ही अहम बात पर चर्चा कर रहे हैं, किताबें। हाँ, नमस्कार। ये सवाल तो हमेशा रहता है कि भाई कौन सी किताबें पढ़ी जाएं। बिल्कुल। अक्सर कंफ्यूजन होता है कि क्या सिर्फ स्टडी गाइड या कोचिंग के नोट्स काफी रहेंगे या फिर वो जो मोटी मोटी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स होती हैं उन्हें पढ़ना वाकई जरूरी है। देखिए, ये बहुत ही वैलिड सवाल है और जो जानकारी हमारे पास है वो तो साफ इशारा करती है कि भाई अगर कॉन्सेप्ट्स की नींव बनानी है ना, हाँ, तो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स का कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा। मतलब जैसे बायोकेमिस्ट्री के लिए लेहिंगर है या सेल बायोलॉजी के लिए एल्बर्ट्स, ये किताबें आपको सब्जेक्ट की गहराई तक ले जाती हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि रिवीजन के लिए या लास्ट मिनट पॉइंट्स देखने के लिए वो स्टडी गाइड वगैरह काम आ सकती हैं। ठीक है, पर शुरुआत तो एक तरह से ठोस होनी चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है कि नींव मजबूत होनी चाहिए। पर ये किताबें, जैसे आपने नाम लिया, लेयंगर, एल्बर्ट्स, ये तो काफी बड़ी होती है ना? हाँ, बिल्कुल, बहुत डिटेल्ड है। तो क्या परीक्षा की तैयारी के हिसाब से, मतलब कम टाइम में इन्हें पूरा पढ़ना मुमकिन है या इन्हें पढ़ने का कोई खास तरीका है? हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। देखिए, इन किताबों को वर्ड टू वर्ड, मतलब कवर टू कवर रटना वो ना तो प्रैक्टिकल है न ही जरूरी। अच्छा। यहाँ पर जोर जो है वो कॉन्सेप्ट्स को समझने पर होना चाहिए, हर लाइन याद करने पर नहीं। जानकारी यही कहती है कि लक्ष्य ये हो कि आप मेन आइडियाज को समझें। जैसे बायोकेमिस्ट्री और सेल बायोलॉजी के अलावा भी हैं। हाँ, जैसे जेनेटिक्स के लिए स्निस्टैड और सिमंस की प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स है, या फिर वॉटसन की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द जीन, ये भी बहुत स्टैंडर्ड मानी जाती हैं। यानी हर बड़े टॉपिक के लिए कुछ जानी मानी स्टैंडर्ड किताबें हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे पारिस्थितिकी, मतलब इकोलॉजी के लिए ओडम की फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी। हाँ, सुना है मैंने इसका नाम। ये तो क्लासिक है। फिर प्लांट फिजियोलॉजी के लिए टेज और जिगर की प्लांट फिजियोलॉजी का जिक्र आता है। अच्छा। इम्यूनोलॉजी के लिए क्यूबी इम्यूनोलॉजी है, ओवेन पंट स्ट्रेन फूड वाली। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए स्कॉट गिलबर्ट। ओह वाह, ये तो सब बड़े नाम है अपने अपने फील्ड के। हाँ, बिल्कुल। पर फिर वही बात घूम फिर कर आती है कि इन्हें पढ़ना कैसे है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किताबें तो पता चल गईं, पर इन्हें इफेक्टिवली कैसे पढ़ें, खासकर जब टाइम कम हो और सिलेबस इतना बड़ा हो? क्या इस पर कोई हिंट है कि कॉन्सेप्ट्स जल्दी और अच्छे से कैसे पकड़ें? हाँ, देखिए, सीधे तौर पर शायद ना बताया गया हो, पर इशारा यही है कि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, एक्टिव लर्निंग जरूरी है। एक्टिव लर्निंग मतलब? जैसे हर चैप्टर के बाद जो सवाल दिए होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, या फिर कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट है तो उसे अपने शब्दों में किसी को समझाने की कोशिश करें। अच्छा, हाँ, ये तरीका तो काम करता है। बिल्कुल। डायग्राम्स पर, फ्लो चार्ट्स पर खास ध्यान दें। एक और चीज कर सकते हैं, अलग अलग किताबों या टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स को लिंक करने की कोशिश करें। जैसे बायोकेमिस्ट्री का कोई प्रिंसिपल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कैसे अप्लाई हो रहा है। इस तरह से चीजें जोड़ने से ना समझ गहरी होती है। अच्छा, तो मतलब निचोड़ ये है कि CSIR नेट जीव विज्ञान के लिए इन स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स पर ही फोकस करना चाहिए पहले, ताकि बेसिक्स एकदम पक्के हो जाएं। हाँ, बिल्कुल। बेसिक्स के लिए ये बेस्ट है। और पढ़ते समय एक्टिव रहना है, रटना नहीं है बल्कि समझना है और चीजों को कनेक्ट करना है। एग्जैक्टली। जानकारी को सिर्फ जान लेना नहीं, उसे अपना बनाना जरूरी है। और चलते चलते बस एक सोचने वाली बात छोड़ जाता हूँ। हाँ। क्या कभी ये सोचा है कि इन किताबों में जो सिद्धांत या खोजें बताई गई हैं, उनके पीछे की हिस्ट्री क्या है, या उनका एक्सपेरिमेंटल बेसिस क्या था? ओह। उसे जानने से शायद विषय को देखने का नजरिया ही बदल जाए। ये सिर्फ परीक्षा पास करने से थोड़ी आगे की बात हो सकती है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। चलिए, इस पर फिर कभी और बात करेंगे।